नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन बेसिक्स के तीसरे लेसन में, जिसमें हम थोड़ी सी और आगे की बात करेंगे और ये मेरे हिसाब से आखिरी वीडियो होगा पाइथन प्रोग्रामिंग का। इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप पाइथन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं मेरे समझ से पाइथन का 40% पार्ट केवल ये डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो पाइथन का 40% पार्ट आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं सीक्वेंसेस। आपको याद होगा जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो मैंने बात की थी कि एक सीक्वेंसेस टाइप का डेटा टाइप होता है और सीक्वेंसेस के अंदर 3 आते थे, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल। इस सीक्वेंसेस होता क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं। सीक्वेंस, उस दिन भी मैंने उस क्लास में भी बताया था कि सीक्वेंस का मतलब है कि एक के बाद एक चीज़ें स्टोर हो रही हैं, है ना। एक के बाद एक चीज़ें स्टोर हो रही हैं। अच्छा, आप ये ध्यान देना कि जब भी मैं ABC लिखता हूं तो उसके साइड में ये लगाता हूं, दोनों साइड। इसका मतलब क्या है कि ये जब हम नंबर्स लिखते हैं तो नंबर को लिखने के लिए हमें इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा या सिंगल इन्वर्टेड कमा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब भी आप एक कैरेक्टर लिखेंगे पाइथन में तो ये कोई चूंकि नंबर नहीं है तो इसको आपको ऐसे ही दिखाना पड़ता है, ऐसे या फिर ए, ठीक है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सीक्वेंस में चीज़ें स्टोर हों, और इन सीक्वेंस में जब चीज़ें स्टोर होती हैं तो कैसे स्टोर होती है मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। लेट से कि आपने एक वेरिएबल बनाया नेम और उसमें स्टोर किया AJ अजय, ऐसे, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, आपको पता है, अभी तक पुराने वीडियो आपने अगर देखे हैं तो ये कैसे स्टोर होता है पाइथन में। एक्चुअली पाइथन इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, ये क्या करता है, एक 4 लेंथ का एक इस तरीके का लोकेशन बनाता है मेमोरी में, और पहले वाले जगह पे क्या स्टोर कर देगा, ये ए को ऐसे अलग, फिर दूसरे वाले पे क्या स्टोर कर देगा, जे को, तीसरे वाले पे क्या स्टोर कर देगा, ए को, चौथे वाले पे क्या स्टोर कर देगा, वाई को, ऐसे। देखो आप, इसने जो डेटा को स्टोर किया इसको कहाँ स्टोर किया, एक सीक्वेंस में स्टोर किया ऐसे। इसी तरह लिस्ट भी, आपने अभी तक लिस्ट देखा नहीं है तो फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने ये बता दिया है कि लिस्ट ऐसे बनाया जाता है, ये आप जानते हैं। मान लो मैंने एक 4 नंबर्स का एक लिस्ट बनाया, तो ये कैसे स्टोर होगा, पाइथन कैसे इसको स्टोर करेगा, ऐसे मेमोरी में एक 4 लोकेशन का एक ब्लॉक बना देगा और पहले वाले को यहाँ स्टोर कर देगा, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्रम में आपने लिखा है उसी क्रम में ये डेटा स्टोर होंगे, लिस्ट में भी, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। और टुपल भी अगर आपने बनाया, मान लो क्लास, हम क्लास स्टोर कर, चूंकि क्लास कीवर्ड है तो मैं डबल एस वाला क्लास यूज नहीं कर सकता। आप कीवर्ड वाला अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें CLASS क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए मैं 3S लगा रहा हूं ताकि नाम बदल जाए, वो कीवर्ड वाला क्लास यूज ना हो, है ना, क्योंकि मैं ये आइडेंटिफायर की तरह यूज कर रहा हूँ। क्लासेस मान लो 5, 6, 7, 8 मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो ये भी कैसे स्टोर होगा, ऐसे। पाइथन इसको क्या करेगा, 4 लोकेशन बनाएगा मेमोरी में और इनको क्रम में से स्टोर कर लेगा, ठीक। और इसका नाम, इसका इस पूरे लिस्ट का या पूरे इस सीक्वेंस का नाम क्या हो जाएगा, क्लास। इस केस में इस पूरे सीक्वेंस का नाम क्या हो गया, एज। इस पूरे सीक्वेंस का नाम क्या हो गया, नेम। समझ रहे हो आप बात, इस तरह पाइथन काम करता है। अब कुछ बातें जो, और एक बात और है, मैंने तीनों एग्जांपल्स में सब में 4-4 लेंथ लिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 ही लेंथ हो, आप एक भी लेंथ होगा तो भी ऐसे ही स्टोर होगा, 2 लेंथ होगा तो भी ऐसे ही स्टोर होगा, बस उसका लेंथ क्या है, 2 ही रहेगा। अगर 3 वैल्यूज है, मान लो ये 8 नहीं रहता तो यहां तक ऐसे पाइथन ऐसे मेमोरी बनाता, 5, 6, 7, ठीक है। लेंथ इसकी 3 होती, ठीक। अब आप सीक्वेंसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, वो ये है कि जैसे आपने क्या बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया, नेम इक्वल टू रोहन, 5 कैरेक्टर का है, तो आपको पता चल गया आपके पाइथन में ये कैसे स्टोर होने वाला है मेमोरी में, ऐसे 5 लोकेशन के क्या बन जाएंगे, एरिया बन जाएगा, और इसमें R स्टोर हो जाएगा, इसमें O, इसमें H, इसमें A, इसमें N। मैं इन्वर्टेड कमा ये जो है ये मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा मत समझो क्या नहीं है, मैं बस लिखने के उसके वजह से छोड़ रहा हूँ। तो अब देखो आप, हर सीक्वेंस में, चाहे ये लिस्ट हो, चाहे ये स्ट्रिंग हो, चाहे ये टुपल हो, क्या होगा, ये जो आप स्टोर कर रहे हैं इस तरह सीक्वेंस के फॉर्म में, पाइथन जो स्टोर करता है, इसमें क्या होता है, इस सभी, ये देखो ये एक लोकेशन है,
आपको समझ में आ रहा है? ये एक लोकेशन है, ये इस स्ट्रिंग का दूसरा लोकेशन है, ये इस स्ट्रिंग का तीसरा लोकेशन है, ये इस स्ट्रिंग का चौथा लोकेशन है और ये पांचवा लोकेशन है। और ये सभी ROHAN ये सभी इसके क्या है? एलिमेंट हैं। क्या है? सब इसके एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये हर लोकेशन को पाइथन क्या करता है? एक खास तरीके का एड्रेस देता है, आप कह सकते हैं एड्रेस, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। यानी कि और कंप्यूटर में हर चीज जीरो से शुरू होती है ना, तो पहला वाला जो लोकेशन है उसका इंडेक्स होता है 0 या उसका एड्रेस होता है 0। दूसरा वाला जो लोकेशन है इसका इंडेक्स होता है 1। तीसरा वाला जो इंडेक्स है उसका लोकेशन क्या होता है? उसका तीसरा वाला जो लोकेशन है उसका इंडेक्स क्या होता है? 2। चौथे वाले लोकेशन का इंडेक्स क्या होता है? 3। पांच वाले का क्या होता है? 4। इस तरह और होता तो 5, 6। समझ गए बात? आप बात समझ गए? तो ये इंडेक्सिंग हो गई, ये लिस्ट में भी होगी, स्ट्रिंग में भी होगी, जितने सीक्वेंस होंगे सब में होगी। अब मान लो आपको ये h चाहिए, इसका h कौन सा कैरेक्टर है? इसका 0 1 2, ये तो इंडेक्स हो गई। 1 2 3 थर्ड कैरेक्टर है, और थर्ड कैरेक्टर का या थर्ड लोकेशन का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है? देखो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जिस पहला दूसरा तीसरे लोकेशन पे आप हैं तो इसका इंडेक्स 2 होगा। क्यों? क्योंकि हम 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको ये h चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, प्रिंट नेम 2। ये क्या प्रिंट कर देगा? आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? h। कि इस नेम नाम के सीक्वेंस या स्ट्रिंग के दूसरे इंडेक्स यानी कि तीसरे लोकेशन पर क्या स्टोर है? h। समझ में आया बात आपको? तो ये स्ट्रिंग में भी लागू होता है, ये लिस्ट में भी लागू होता है। आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो लिस्ट और स्ट्रिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है कि आप एक स्ट्रिंग में इसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर ही होगा। एक कैरेक्टर मीन्स कोई भी एक कैरेक्टर। जैसे आप ये भी स्टोर कर सकते हो रोहन टू कुमार, ये भी स्टोर कर सकते हो, है ना। इसमें ये जो 2 है ये नंबर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है? कैरेक्टर बन गया है, एक स्ट्रिंग बन गया है। ये अलग तरीके से ट्रीट होगा, ये नंबर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गया तो अब ये कैरेक्टर बन गया, न कि एक नंबर रहा। इंटीजर नहीं है यहाँ पर, क्या है? ये कैरेक्टर है। ठीक है, और जैसे मान लो मैं एक लेता हूँ, कोई मान लो आपके पास स्ट्रिंग है हेलो और स्पेस फिर वर्ल्ड, ऐसे आपने लिखा है, तो ये कैसे स्टोर होगा? ये भी उसी तरह स्टोर होगा, बहुत ही सिंपल है। क्या होगा इसमें? देखो कितने लोकेशन हो गए, ये 5 कैरेक्टर का ये है, 5 कैरेक्टर का ये है, और ये बीच में एक स्पेस 11, तो इसमें 11 लोकेशंस बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11। ठीक, अब यहाँ पर h आएगा, यहाँ पर e आएगा, यहाँ पर l o, और यहाँ पर ये जो है स्पेस को ये स्टोर करेगा, ऐसा नहीं कि स्पेस छोड़ देगा, ये खाली रहेगा, यानी कि यहाँ पर एक स्पेस स्टोर्ड है, उसके बाद WORLD। समझ गए आप बात? तो इस तरह स्ट्रिंग स्टोर होता है। क्लियर है? और उसकी इंडेक्सिंग आप समझ गए, इंडेक्सिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 11 है तो एक कम तक जाएगा, हमें पता चल गया, क्योंकि हम 0 से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। तो आप जो इंडेक्सिंग इधर से ऐसे होता है, पाइथन जो करता है इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे? क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंडेक्स कहां से शुरू हो रहा है? फर्स्ट लोकेशन से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? आगे जाते जा रहा है लेंथ की तरफ। लेकिन पाइथन एक और मेथड देता है, उससे कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। एक और तरीके की इंडेक्सिंग होती है, उसमें कहां से? यहां से इंडेक्सिंग शुरू होती है, इसे कहते हैं क्या? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो लास्ट लोकेशन है वो पहला इंडेक्स होता है, लेकिन हम इसको 0 नहीं देते, इसको क्या नाम देते हैं? -1। पहले वाले जो लास्ट लोकेशन है उसका इंडेक्स क्या होगा? -1। फिर आप इधर तरफ आते जाइए, कैसे? -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। अगर इसमें आए तो -1 -2 -3 -4 -5, जितना लेंथ होगा उतना तक ये बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में लास्ट इंडेक्स कहां तक जाता है? जितना लेंथ है, जितना उसमें एलिमेंट है उसके एक कम तक। लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में नेगेटिव में जाता है, बट वहां तक आता है जहां तक उसका लेंथ है। 5 लेंथ है तो -5 तक आएगा, लेकिन जो सबसे लास्ट होगा उसका क्या होगा? -1। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं स्ट्रिंग्स की। एक्चुअली ये स्ट्रिंग पे भी लागू होता है और लिस्ट पे भी लागू होता है। देखो पहले मैं स्ट्रिंग और लिस्ट में फ़र्क बता देता हूँ क्या होता है। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया नेम इक्वल टू राम, 3 कैरेक्टर का, और आपने एक लिस्ट भी बनाया। लिस्ट में आपने, मैं इसका देखो ई हटा दिया हूँ तो ये दूसरा आइडेंटिफायर हो गया ना, ये दोनों सेम नहीं है, आपको अब तक पता चल जाना चाहिए ना। इसमें मैं ऐसे स्टोर कर रहा हूँ, देखो आर यहाँ पर स्टोर किया, ए यहाँ पर स्टोर किया,
और m यहाँ पर स्टोर किया। ये भी ये लिस्ट है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर है। स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एक सीक्वेंस इसी तरह स्टोर बनेगा ना। लिस्ट और स्ट्रिंग में फर्क आप जानते हैं। स्टोर स्ट्रिंग भी इसको ऐसा ही करेगा मेमोरी में, कैसे RAM, और लिस्ट भी ऐसा ही करेगा RAM, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क है, कैसे? क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसके पास कुछ अलग खूबी है, ये लिस्ट है इसके पास कुछ अलग खूबी है। क्या खूबी है मैं बताता हूं। आप अगर आप चाहें तो लिस्ट में, मैं देखो कौन सा यूज कर रहा हूं, नहीं मतलब लिस्ट की बात कर रहा हूं, इसके 1 नंबर लोकेशन पर आप ये स्टोर कर सकते हो B। तो आपने क्या किया, आप लिस्ट को बोल रहे हैं, आप पाइथन को बोल रहे हैं कि ये जो लिस्ट मैंने स्टोर किया है इसका 1 नंबर का जो इंडेक्स है, 1 नंबर मतलब ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, राइट, इसके इंडेक्स पर B स्टोर कर दो। यानी कि A जो था पहले से उसको हटा दो, इसको B कर दो। तो ये बहुत लिस्ट के लिए आसान काम है, ये जाकर कर देगा। अब ये आपका लिस्ट ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे स्टोर हो जाएगा। R यहाँ आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ पर M आ जाएगा। आपने 1 नंबर वाले लोकेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। ये लिस्ट में हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग में अगर आपने बोला NAME नेम, स्ट्रिंग है ये, इसका 1 नंबर लोकेशन, चूंकि स्टोर इसी तरह हो रहा है, इसमें भी 0 1 2 ऐसे लोकेशन है। आप इसके 1 नंबर इंडेक्स को कह रहे हो कि आप B बना दो। स्ट्रिंग में जैसे ही आप ये करने की कोशिश करोगे, यहां पर क्या जनरेट होगा, एरर, क्योंकि स्ट्रिंग ये अलाउ नहीं करता। स्ट्रिंग ये वाला प्रोसेस अलाउ नहीं करता। स्ट्रिंग एक बार जो बन गया है उसके बीच में कोई चेंजेस नहीं करने देता है, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन म्यूटेबल प्रॉपर्टी। नॉन म्यूटेबल प्रॉपर्टी, जबकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। इसको ऐसे कह सकते हो आप, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, इसके बीच की वैल्यूज को आप बदल सकते हैं रन टाइम पर। लेकिन स्ट्रिंग और टुपल दोनों, टुपल भी, स्ट्रिंग और टुपल दोनों क्या है, नॉन म्यूटेबल हैं। उनके बीच की वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। टुपल में भी आप ये वाला काम नहीं कर सकते। अगर ये टुपल होता तो भी आप ये काम नहीं कर सकते थे। तो स्ट्रिंग और तो ये तो बात समझ में आ गई कि स्ट्रिंग और लिस्ट में ये फर्क है। लेकिन टुपल भी जब स्ट्रिंग जैसा ही है तो टुपल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो टुपल का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रिंग में आप केवल कैरेक्टर्स का ही सीक्वेंस स्टोर कर सकते हो। मान लो आपको क्या करना है, नाम का सीक्वेंस, मतलब बहुत सारे नाम स्टोर करने एक जगह, और उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये केवल एक ही नाम स्टोर कर पाएगा या एक ही स्ट्रिंग स्टोर कर पाएगा। तो ऐसे में हम क्या बना लेते हैं, टुपल्स। जैसे मान लो मैं एक टुपल बना रहा हूँ नेम्स, तो ये क्या कर सकते हैं, हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। अजय ये पहला नाम हो गया, राम ये दूसरा नाम हो गया, है ना। ये मैं कहीं डबल ले रहा हूँ, कहीं सिंगल ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब वैलिड है ना। यहाँ पर सीता स्टोर कर रहा हूँ, देखो आप, ये आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते थे। अब क्या हो गया, नेम्स एक टुपल हो गया जिसमें कि बहुत सारे नाम स्टोर्ड हैं, लेकिन आप हर नाम को चेंज नहीं कर सकते, है ना। और लिस्ट में भी आप ये काम कर सकते थे। ये वाला काम अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो लिस्ट बन जाएगा, पैरेंथेसिस को बदल के स्क्वायर बना दोगे तो। लेकिन अब आप इसके हर एक एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं म्यूटेबिलिटी। तो लिस्ट म्यूटेबल होता है, उसके बीच की वैल्यूज को आप बदल सकते हैं, हर इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग और टुपल नॉन म्यूटेबल होते हैं, यानी कि उनके इंडेक्स पर जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार बन गया वही रहेगा, ठीक है। तो और स्ट्रिंग और टुपल में फिर क्या फर्क है, स्ट्रिंग केवल कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को स्टोर कर सकता है, जबकि टुपल और लिस्ट किसी भी टाइप के वैल्यूज को अपने हर एक एलिमेंट की तरह स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ और चीजें मैं बता देता हूं। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है अजय, तो स्ट्रिंग के पास बहुत सारे मेथड हैं, अपने बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप अगर लिखेंगे प्रिंट, चलो इसको छोड़ देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट की। स्ट्रिंग को मैंने तो मोटा मोटी समझा दिया, और उसके कुछ प्रैक्टिकल में जब मैं आऊँगा तब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट होगी। लिस्ट को आप देख लीजिए, लिस्ट बनाना मैंने आपको बता दिया है। मैंने जैसे एक लिस्ट हमने बनाया स्टूडेंट्स, और इसको ऐसे बना दिया राम, इसमें उस स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर रहे हैं, मान लो राम, अजय, गीता, मान लो हमने ये 3 नाम स्टोर किया है, और मैं इसमें एक दूसरा नाम जोड़ना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग और टुपल में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिस्ट में ये पॉसिबल है। आप कोई चीज़ हटा सकते हैं, किसी चीज़ को बदल सकते हैं, एक नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो एक नया एलिमेंट
तो मान लो इसमें आपको एक और नाम जोड़ना है इस लिस्ट में, स्टूडेंट्स की लिस्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप एक फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं जो केवल लिस्ट पर काम करता है, अपेंड फंक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट अपेंड, अपेंड APPEND, अपेंड नाम का ही फंक्शन है, यही लिखना पड़ेगा, डॉट, ये देखो डॉट नोटेशन हो रहा है, मतलब आप इस स्टूडेंट्स है ना, जो नाम यहाँ है वही होना चाहिए, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, इसमें आप कह रहे हैं कि इस स्टूडेंट लिस्ट में आप कुछ अपेंड यानी कि ऐड करना चाहते हैं। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में जोड़ना, और ये चूंकि एक फंक्शन है तो ऐसे ही शुरू होगा, और इसमें आप वो एलिमेंट दे देंगे जो आप ऐड करना चाहते हैं। मान लो मैं रोहन को ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे दे देंगे। तो क्या करेगा ये वाला फंक्शन इस स्टूडेंट्स लिस्ट में इस रोहन नाम का एक और नाम या रोहन जो स्ट्रिंग है इसको ऐड कर देगा लास्ट में। तो अब आपका जो मेमोरी में स्टोर्ड होगा ये वाला आपका लिस्ट वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर रहेगा राम, मैं इन्वर्टेड कॉमा स्किप कर रहा हूँ, आप एज्यूम करो कि यहाँ पर है, यहाँ पर गीता, ये तो थे ही पहले, ये वाला लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यहाँ क्या आ जाएगा, रोहन, है ना। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ डॉट है ना, स्टूडेंट्स ये वाला है, फिर डॉट अपेंड। तो ऐसे और भी मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग में काम करते हैं, जैसे कि आप इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट के लिए फंक्शन कॉल होता है, मेथड यूज होता है पॉप, है ना। आप एक दूसरे लिस्ट को एक लिस्ट में मर्ज कर सकते हो, एक और लिस्ट है मान लो आपके पास दूसरा, उसमें दो नाम स्टोर्ड हैं ABC और DEF, तो आप चाहें तो इस लिस्ट को इसमें मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए फंक्शन होता है एक्सटेंड, अपेंड की जगह क्या होता है एक्सटेंड, और ये हमेशा कॉल होगा डॉट के थ्रू, यहाँ ना, यहाँ लिस्ट का नाम फिर डॉट, ठीक है। तो अभी हम 2-4 एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे, लिस्ट के लिए इतना ही जानना आपके जरूरी है, प्रैक्टिकली भी हम समझ लेंगे। टुपल पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, टुपल भी सेम है, बस टुपल को बनाना आप समझ गए, ऐसे बनाते हैं टुपल को, और टुपल पे अपेंड एक्सटेंड ये सब काम नहीं करते, स्ट्रिंग पे भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, एक बार टुपल एक लेंथ का बन गया तो उसी लेंथ का रहेगा, उसमें आप ना कुछ डिलीट कर सकते हैं वहाँ से, ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग में भी सेम है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड अपेंड ये सब जो फंक्शंस हैं ये केवल लिस्ट पर काम करते हैं, क्योंकि लिस्ट ही म्यूटेबल है, ठीक है। अब हम कुछ पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं, प्रैक्टिकल हम देखें उससे पहले। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब होता है कि जब पाइथन इंस्टॉल होता है तो उसके साथ ही बहुत सारे फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, जैसा कि हमने एक फंक्शन यूज़ किया प्रिंट, आपको इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट गए और प्रिंट, पाइथन इंस्टॉल हुआ और आप प्रिंट का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह एक और फंक्शन है लेन, है ना। लेन में आप कुछ भी चीज़ रखोगे ना उसका लेंथ बता देगा, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया नेम और इसमें कुछ स्टोर्ड है अजय, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये गिनने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो लेन और यहाँ पर दे दो वो वेरिएबल का नाम, तो क्या करेगा इस नेम में कितने कैरेक्टर स्टोर्ड हैं या कितनी इसकी लेंथ है वो बता देगा आपको, ये दे देगा 4 आउटपुट में। तो लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है। उसी तरह टाइप, इसको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, किसी वेरिएबल का टाइप जानने के लिए हम टाइप फंक्शन कॉल करते हैं, ये टाइप भी एक बिल्ट इन फंक्शन है ना। उसी तरह और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि ORD ऑर्डर, ये किसी कैरेक्टर का क्या देता है, एस की वैल्यू दे देता है आपको। ऐसे तमाम फंक्शंस हैं, अब हम इन फंक्शंस में ज़्यादा नहीं जाते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो पाइथन के साथ बिल्ट इन आता है, पहले से ही आता है और आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब पे काम करता है, ठीक। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं खुद का, तो जो फंक्शन यूज़र या प्रोग्रामर डिफाइन करता है अपना, उसे क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि उसको प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है। और इससे क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन आए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉड्यूल्स की या लाइब्रेरीज की, मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज। तो क्या होता है, पाइथन के फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स भी आते हैं अलग से, जो कि नॉर्मल पाइथन में आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बाहर से ला सकते हैं और उसमें जो फंक्शंस लिखे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस मॉड्यूल्स में भी होते हैं, वहाँ के भी फंक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। ना तो वो बिल्ट इन है, ना ही उसको यूज़र ने डिफाइन किया है, वो किसी मॉड्यूल में थे, उस मॉड्यूल को या किसी लाइब्रेरी को अपने पाइथन में इंपोर्ट किया, और चूंकि पाइथन में इंपोर्ट कर लिया उस मॉड्यूल को तो उसके सारे फंक्शंस भी अवेलेबल हो गए, तो उसके फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। तो एक तीसरे टाइप का फंक्शन होता है फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल, फ्रॉम
मॉड्यूल। तो 3 तरह के फंक्शन पाइथन में आपको देखने को मिलेंगे। एक बिल्ट इन जो कि हमने 2-4 देख लिए, प्रयोग भी कर रहे हैं। यूज़र डिफाइंड जो कि अभी तक हमने सीखा नहीं कैसे डिफाइन करते हैं। मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि DEF नाम के इस कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन एक तरीके का कंपाउंड स्टेटमेंट है। और कुछ फंक्शंस आपको मॉड्यूल से मिल जाएंगे जब आप मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे। ठीक है, अभी हम मॉड्यूल देखने वाले हैं थोड़ी देर में। तो आई थिंक ये थ्योरी बहुत हो गई यहाँ तक के लिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ये विंडो को मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। मैं शुरू करता हूँ सीक्वेंसेस का। तो स्ट्रिंग की बात करते हैं पहले। मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, नेम इक्वल टू अजय कुमार। ठीक है, और इसको आपको मैं स्मॉल में लिखता हूँ AJAY कुमार। आप देखिए, आप इतना जानते हैं, प्रिंट हम लोग इतना कर चुके हैं, नेम इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा कर दे दूंगा नेम। तो क्या करेगा, ये नेम की वैल्यू प्रिंट कर देगा हमारे सामने, है ना, नेम इक्वल टू अजय कुमार। अब आप देखो क्या कर सकते हो। आपके पास जैसे ही एक स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आपके पास आ जाएंगे, जैसे डॉट अपर, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है। डॉट लोअर, ठीक है। डॉट टाइटल, ये क्या करता है, स्ट्रिंग के को अपर केस में बदल देता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देता है, स्ट्रिंग को टाइटल केस में बदल देता है। अभी हम देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो मैं यहां पर करूंगा नेम डॉट अपर। देखो ये क्या करेगा, इस नेम में जो भी स्टोर्ड है उसको अपर केस में बदल देगा। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूं, देखो इसको फिर से रन करता हूं। देखो ये क्या हो गया, अपर केस में बदल गया ना, देखा आपको। अगर मैं इसको लोअर करूं आपको फर्क पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी लोअर केस में है ना। और आप एक चीज और देखिए, मैं यहां पर एक चीज और दिखाता हूं, प्रिंट नेम। देखो आप, ये दोनों को प्रिंट करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर केस प्रिंट हुआ है, लेकिन यहां पर सेम प्रिंट हुआ है जो यहां लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हो। ये जो अपर मेथड है वो स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं करता। हम जानते हैं स्ट्रिंग क्या है, नॉन म्यूटेबल है। स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस स्ट्रिंग के वैल्यू को उसने बदलकर एक नया स्ट्रिंग दिया है ये अपर ने। तो अपर लोअर ये जितने फंक्शंस स्ट्रिंग के हैं वो आपको एक नया स्ट्रिंग देंगे, उसी स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो नॉन म्यूटेबल होता है। इस स्ट्रिंग के वैल्यू में बदलाव करके आपको एक नया स्ट्रिंग देंगे वो, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एक टाइटल को भी देख लो, टाइटल केस में क्या होता है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ये देखो आप, देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, ये देखो, है ना। और अगर मैं इसको क्या करूं, कैपिटल लेटर बना देता हूं, कुछ कैरेक्टर्स को मैं क्या करता हूं, कैपिटल कर देता हूं। ऐसे आपको पता नहीं कौन सा कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है, कौन सा कैपिटल लोअर है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, लोअर, अपर वाला हटा देता हूं और मैं इसको करता हूं रन। देखो आप क्या हुआ, इसने पूरे को लोअर केस में बदल दिया, देखा। और इसको किया टाइटल केस हमेशा टाइटल केस में बदलेगा। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें डिजिट स्टोर्ड है कि नहीं। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो आप कर सकते हैं। स्ट्रिंग के बारे में एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है जिससे कि क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये है, मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, मान लो आपके पास 2 वेरिएबल है, नेम अजय रावत और एज है 30 मान लो। और आपको इन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाना है, ऐसे आपको ऐसे लिखना है, नेम इज अजय रावत, मिक्स करना है मान लो, एंड एज इज 30, ऐसे आपको करना है। तो आपको याद होगा हम ऐसा नहीं कर सकते, फुल डिटेल एक वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल टू नेम प्लस एज, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एज इंटीजर है और नेम स्ट्रिंग है, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एक स्ट्रिंग में वेरिएबल्स को मिक्स करने के लिए एक सॉल्यूशन है, उसका नाम है फॉर्मेट फंक्शन। ये भी पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन ये 3.6 पाइथन 3.6 के पहले तक यूज होता था, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके जगह क्या यूज होता है, एफ स्ट्रिंग, उसको भी मैं बता दूंगा। इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। एक्चुअली में इंटरनली यही काम करता है बट नोटेशन बदल गए हैं। तो जो फॉर्मेट काम करता था वो कैसे करता था, आप ऐसे कर सकते थे। देखो आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया,
ऐसे करता हूँ फुल डिटेल, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग को। आप एक स्ट्रिंग ले सकते हो कैसे, नेम एज, है ना, और यहाँ पर आप ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो। देखो आप इन्वर्टेड कमा के बीच कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने नेम, उसके बाद एंड एज इज़, यहाँ पर मैंने लगा दिया एज, ठीक। और फिर मैं क्या करूँगा, डॉट फॉर्मेट फंक्शन, और यहाँ पर इस फॉर्मेट फंक्शन के अंदर मैं दोनों चीज़ें दे दूंगा, नेम एज, ठीक है। इसको देने के दो तीन तरीके हैं। देखो आपको ऐसे देना होगा, पहले तो नेम इक्वल टू नेम, क्योंकि इसके अंदर ये जो नेम लिखा हुआ है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इससे, इस नेम से। और इसके अंदर ये जो एज आने वाला है इसको वो किससे आइडेंटिफाई करेगा, एज से, तो एज इक्वल टू एज ऐसे। अब क्या होगा, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको फुल डिटेल। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कुछ करेगा नहीं, फॉर्मेट भी हटा देता हूँ, बिना मतलब में है वो। अब इसको रन करते हैं, ये देखो आप, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया ना, जबकि पहले हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते थे। तो फॉर्मेट क्या काम आता है, किसी स्ट्रिंग को आप बहुत सारे वेरिएबल्स को मिक्स करके फॉर्मेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट करता क्या है, इंटरनली ये जो एज न्यूमेरिकल वैल्यू था, इंटीजर वैल्यू था, इसको स्ट्रिंग में बदल देता है वो। और आप बदल भी सकते हो, जैसे एज मान लो आपका कितना है, 30 है, इसको अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में बदलना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो str नाम का मेथड है जिससे आप किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। देखो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखो ये स्ट्रिंग है ये अब 30। कैसे, मैं टाइप बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ, अगर स्ट्रिंग में बदलने के बाद, यहाँ पर अगर मैं टाइप आपको दिखाऊँ स्ट्रिंग में बदलने के बाद, तो देखो आप क्या आया, स्ट्रिंग क्लास हो गया है ना, क्योंकि हमने स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर दिया। उसी तरह किसी भी वैल्यू को, जैसे एक स्ट्रिंग है आपके पास, एग्जाम्पल आपके पास, मान लो इसमें 1 2 3 4 ऐसे है, ये सारे जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। एक भी कैरेक्टर ABCD टाइप का नहीं होना चाहिए, सारे नंबर हों। तो आप इसको इंटीजर में बदल सकते हो। कैसे, आप इसको बदल सकते हो ऐसे, देखो int नाम के फंक्शन के अंदर अगर इस एग्जाम्पल को आप दे देंगे तो ये इंटीजर में बदल जाएगा, है ना। तो ये आप कुछ कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन के फंक्शंस हैं, बट हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेट को। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉर्मेट इंटरनली कौन से फंक्शन को कॉल करता है। देखो आप पाइथन में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो इंटरनली किसी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जो फॉर्मेट है और वो जो इंटरनली जिस फंक्शन को कॉल करते हैं उसकी खास बनावट होती है, वो ऐसे लिखे रहते हैं, 2 अंडरस्कोर फिर फंक्शन का नाम, 2 अंडरस्कोर फिर फंक्शन का नाम, और फिर 2 अंडरस्कोर। इस तरीके से वो डिफाइन होते हैं इंटरनली पाइथन में। आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, इंटरनली कॉल होता है ये। जब आप एक कोई फंक्शन कॉल करते हो उसके अंदर ये कॉल होता है। इसे हम 2 नाम से जानते हैं, मैजिक फंक्शन, ठीक है, और इसको भी कई बार डुंडर फंक्शन भी कहा जाता है। और डुंडर फंक्शन क्यों, DU डबल के लिए है, अंडरस्कोर के लिए डबल अंडरस्कोर फंक्शंस कहा जाता है, इसका नाम है ऐसे फंक्शंस का। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आप फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करते हैं, ये वाला, ये फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग के साथ, तो आप इंटरनली कौन सा फंक्शन पाइथन कॉल करता है। तो इंटरनली मैजिक फंक्शन फॉर्मेट कॉल होता है, ये वाला, ठीक है, आप समझ गए। उसी तरह ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं तो इंटरनली कौन सा मैजिक फंक्शन कॉल होता है। तो इंटरनली str ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये मैजिक फंक्शन है, फॉर्मेट, str, उसके अलावा repr, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों की मैंने जानकारी आपको दे दी। तो ये फॉर्मेट कॉल होता है, फॉर्मेट के लिए। प्रिंट के समय स्ट्रिंग इंटरनली str फंक्शन कॉल होता है। देखो ये जरूर याद रखना, डबल अंडरस्कोर फिर ये, ठीक है। अब ये तो बात हो गई 3.6 के पहले ऐसे फॉर्मेट कॉल होता था। अभी कैसे कॉल होता है, तो अभी भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट नहीं देना यहाँ पे, ये ना करके आप केवल क्या करना है, स्ट्रिंग के आगे f लिख देना है, स्मॉल f, ठीक है। तो अपने आप इसको ये कन्वर्ट कर देगा। तो पहले से ज़्यादा आसान हो गया लिखने में, इसलिए उसको हटा दिया गया था। उसमें बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने पड़ते थे। अभी क्या हुआ, आपने f लगा दिया, उसके बाद स्ट्रिंग लिखा, और उसमें उसके बीच कर्ली ब्रेसेस के बीच आप वेरिएबल्स के बस नाम ले लीजिए, नाम लिख दीजिए। अब आपको यहाँ अलग से नाम बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ये नेम वाले वेरिएबल को उठा के यहाँ रख देगा, एज वाले वेरिएबल को उठा के यहाँ रख देगा। देखो रन करता हूँ मैं, ये देखो आप, ठीक है। तो ये फॉर्मेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ठीक है। लिस्ट की बात करता हूँ मैं, स्ट्रिंग को छोड़ देता हूँ यहीं पर, लिस्ट की बात करता हूँ।
नंबर्स नाम का एक लिस्ट मैं बनाता हूँ। इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 2 3 4 5 नंबर मैंने लिए इस लिस्ट में। इसको प्रिंट करता हूँ, बहुत आसानी से प्रिंट हो जाएगा। ये देखो आप 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि केवल इसका ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो, तो क्या करूँगा मैं आपको बता चुका हूँ। इसका इंडेक्स कितना होगा 0 1 2, तो देखो 3 प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दूँ 6 को, तो क्या करूँगा numbers डॉट अपेंड। लिस्ट का फंक्शन स्ट्रिंग पर काम नहीं करता है ना, इसमें क्या दे दूंगा मैं 6, और उसके बाद फिर से आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट नंबर्स डायरेक्ट। देखो आप पहले नंबर्स क्या था 1 2 3 4 5, फिर क्या हमने उसका सेकेंड इंडेक्स को प्रिंट किया, उसके बाद हमने उसमें 6 ऐड किया। देखो यहाँ 6 ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं अब कुछ डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट करने के लिए क्या कर सकता हूँ numbers डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा 6 को, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है। देखो आप यहाँ देखो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया। पॉप हमेशा लास्ट नंबर को डिलीट करे। अगर मैं यही काम एक बार और करता हूं, एक बार और करूंगा तो 5 को भी डिलीट कर देगा, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन हुआ वो। देखो आप पहले इसने 6 को पॉप किया, फिर उसने 5 को पॉप किया, तो ये डिलीट, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने का ये फंक्शन है। एक और फंक्शन है इंसर्ट। ये मैं पॉप हटा रहा हूं यहां से, इसको भी हटाता हूं। इस अपेंड की जगह एक और फंक्शन होता है इंसर्ट। तो आप क्या कर सकते हैं इंसर्ट के थ्रू, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर इंसर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पर इंडेक्स हो, ये भी रहे 1 2 3 4 भी रहे, लेकिन एक के बाद यहां पर इंसर्ट हो जाए 10 और ये 2 3 4 शिफ्ट हो जाए, मतलब दूसरे लोकेशन पर क्या आ जाए 10। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, यहां पर एक इसका एक क्या दोगे, इंडेक्स दोगे। किस इंडेक्स पर आपको चाहिए, आपको चाहिए 1 नंबर के इंडेक्स पर, और क्या वैल्यू चाहिए 10। तो आपने जब ये करोगे, ये देखो आप 1 नंबर इंडेक्स पर 10 वैल्यू, यहां पर आप पहला वाला आर्गुमेंट क्या दे रहे हो, इंडेक्स। आप बता रहे हो कि किस इंडेक्स पर इंसर्ट करना है, और 10 ये वैल्यू है, तो 1 नंबर इंडेक्स पर 10 इंसर्ट हो गया। देखो बाकी सब इधर वाले शिफ्ट हो गए, देख रहा है आपको। तो हमने इंसर्ट देख लिया, पॉप देख लिया। एक और तरीका, एक डिलीट करने का एक और तरीका है। डिलीट करने का एक और तरीका क्या है, ये आप डेल स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो पॉप है, जो इंसर्ट है, ये सब क्या है, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं। लेकिन जो डेल है ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। क्योंकि इसमें देखो आप, इसमें आप ये नहीं प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। तो डेल का यूज करके भी आप किसको, लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो देखो अगर आप डेल डायरेक्ट पूरा लिस्ट लिख दोगे ना, तो ये पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, पूरे लिस्ट को, इसकी एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई खास इसका एलिमेंट डिलीट हो, तो आप ऐसे उसका एलिमेंट दे सकते हो। जैसे आपने मैंने दे दिया 2, तो 2 नंबर का जो इंडेक्स का वैल्यू है वो चेंज हो जाए, वो डिलीट हो जाएगा। इसमें से डेल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर देगा। जैसे इंसर्ट क्या करता था, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर किसी वैल्यू को इंसर्ट करता है, जबकि अपेंड लास्ट में ही ऐड करता है। उसी तरह पॉप क्या करता है, लास्ट से ही डिलीट करेगा, लेकिन डेल जो है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स जो आप उसको दोगे उसी को डिलीट करेगा। और डेल में ये भी खासियत है कि डेल अगर आप चाहें, अगर ये आप इंडेक्स नहीं दोगे यहां से, तो पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, ठीक। तो आप देखिए, इसको रन करता हूं मैं। ये आप देखो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया 10 को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और फिर यहाँ से मैंने क्या किया, 2 नंबर के लोकेशन को, तो 0 1 2 2 इंडेक्स पर क्या था, 2 स्टोर था, उसको डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन 2 पर कर देता हूँ 12, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। और मैं इसको रन करता हूँ अब, तो देखो आप क्या हुआ, हमारा एक्चुअल क्या था, लिस्ट ये था। हमने 2 नंबर इंडेक्स के वैल्यू को यहाँ प्रिंट किया, 3 है, और हमने 2 नंबर वाले, अब यहाँ पर क्या किया, हमने अपेंड किया 10 को 1 नंबर पे इंसर्ट किया। उसके बाद जब डिलीट कर रहे हैं 2 नंबर लोकेशन को, तो 0 1 2 2 नंबर लोकेशन पे ये था, डिलीट हो गया यहाँ से, देख रहे हो। तो डिलीट का ये काम है, और इसका प्रयोग करके एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कलर्स, एक लिस्ट बनाया गया था और उसमें ऐसे डिफरेंट कलर्स स्टोर किए गए थे, रेड, अगर आपने देखा हो पिछले साल के क्वेश्चंस को, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस, और भी कुछ कलर्स थे। देखो बहुत कितनी आसान बात पूछी गई थी, और कहा गया था कि आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डेल कलर्स 2, और उसके बाद कहा गया था कि प्रिंट कलर्स। यहाँ पर शायद इसका नाम ही लिस्ट, उन्होंने लिस्ट्स दे दिया था, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पता है ना।
नाम क्या बना है बस आप उसको ध्यान रखना है, जो नाम यहाँ लिया आपने उसी नाम पर प्रोसेसिंग करनी है। तो क्या होगा इसका, आप सोचो जरा बैठे बैठे कि इसका क्या आना चाहिए आउटपुट। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये डिलीट कर रहा है 2 नंबर वाले इंडेक्स को, तो 0 ये है, 1 2, यानी कि ब्लू को डिलीट कर देगा, तो इसमें से एक एलिमेंट खत्म हो जाएगा, कौन, ब्लू, लेकिन इसका क्रम चेंज नहीं होगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, रेड ऑरेंज फिर ग्रीन फिर येलो आएगा। ये देखो आप, ये आउटपुट है, रेड ऑरेंज ग्रीन येलो। बहुत आसानी से आप इस आंसर को दे सकते हो अगर आप थोड़ी चीजें समझ गए तो ये मैंने कितने लिस्ट के लिए मेथड बनाए, आपको पहले लिस्ट बनाना होगा और लिस्ट के नाम के साथ आपको ऐसे कॉल करना होगा, क्या, अपेंड कॉल कर सकते हैं आप। अपेंड क्या करेगा, यहाँ जो एलिमेंट दोगे वो ऐड हो जाएगा। कलर्स डॉट इंसर्ट आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ेगा और यहाँ पर एक वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको पता है क्या देनी पड़ेगी। फिर आप क्या कर सकते हो, कलर्स डॉट पॉप को कॉल कर सकते हो आप, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। फिर ये डेल स्टेटमेंट का आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना, डिलीट करने के लिए। आप समझ गए। अगर मैं लिख दूंगा कलर्स, देखो मैं एक आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। डेल क्या करता है, पूरे डेल के पास बहुत बड़ी पावर है, डेल का प्रयोग करते समय वो ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने सही से नहीं लिखा तो पूरे आपके वेरिएबल को ही डिलीट कर देगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो पूरा ये लिस्ट ही डिलीट हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, नॉर्म नेम कलर्स नॉट डिफाइंड, यहाँ पर लाइन नंबर 7 यहाँ पर देख रहे हो ना, हम यहाँ पर डिलीट कर दिया हमने, इसका पूरा अस्तित्व ही मिटा दिया डिलीट ने। और आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो बोल रहा है ये जो नेम है, जो आइडेंटिफायर है, कलर्स आप जिसका प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो वो डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड हो गया। समझ गए बात आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। एक कलर्स 2 नाम का एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें मैं ले लेता हूँ 2 और कलर, ग्रे एंड एक और कलर ले लेता हूँ पर्पल। और मैं चाहता हूं, ये हटा देता हूं, डेल का एग्जांपल हो गया। मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में मान लो और भी 3-4 कलर होते तो 2 मैंने छोटा लिया, इस कलर्स लिस्ट में ये कलर्स 2 लिस्ट के वैल्यू भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए 2 चीजें हैं। देखो आप कैसे, न्यू, उसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो मैं पहले आपको दिखाता हूं, प्रिंट कलर्स, या फिर प्रिंट छोड़ देता हूं, कलर्स डॉट अपेंड। एक तो तरीका अपेंड करके कर सकते हैं, कलर्स 2। आप डायरेक्ट इसमें एक लिस्ट भी दे सकते हैं, है ना, कोई एक एलिमेंट तो ऐसा जरूरी नहीं है। और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कलर्स। अच्छा, अगर आपको याद हो स्ट्रिंग पर जब हम मेथड्स अप्लाई कर रहे थे, अपर लोअर ये सब, तो आपको याद होगा कि इसमें क्या हो रहा था कि वो जो एक्चुअल स्ट्रिंग था वो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था। लेकिन आप यहां देखेंगे कि इस लिस्ट के केस में एक्चुअल लिस्ट में ही बदलाव हो जाता है, क्योंकि हम हर बार जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके बाद एक्चुअल लिस्ट को ही हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में बदलाव हो जा रहा है। तो लिस्ट में ऑटोमेटिक बदलाव हो जाता है, मतलब लिस्ट के ओरिजिनल लिस्ट में ही बदलाव हो जाता है। तो इसको रन करते हैं हम। ये आप देखो क्या हुआ यहां पर, आप देखिए जरा ठीक से। देखो आप, रेड ऑरेंज ब्लू और ग्रीन, वहां का येलो, यहां तक तो ठीक था पहला। और इसके बाद जो ये लिस्ट ऐड हुआ है तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लिस्ट ही अपेंड हो गया, पूरा का पूरा कलर्स 2 जो है पूरा का पूरा लिस्ट ही अपेंड हो गया। मतलब इसका जो छठा एलिमेंट बना इस लिस्ट में, हमारे कलर्स लिस्ट में, ये खुद एक लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट की पावर। लिस्ट क्या कर सकता है, सिंपल एलिमेंट्स को तो स्टोर कर ही सकता है, वो खुद लिस्ट को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि ये ग्रे और पर्पल जैसे ये अलग अलग ऐड हुए हैं वैसे ऐड हो। तो उसके लिए हम अपेंड का कॉल नहीं कर सकते। आपको 2 लिस्ट को ऐसे मर्ज करना हो कि दूसरे वाले लिस्ट का हर एक एलिमेंट अलग अलग होकर उसमें ऐड हो, तो उसके लिए अपेंड ना करके हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। क्या यूज करते हैं, एक्सटेंड। अब देखो आप क्या होगा इस केस पे, देखो आप इस केस में क्या हुआ, आप देखिए ध्यान से। इस केस में ये ऐसा केस नहीं बना, इसमें का हर एक एलिमेंट निकला और अलग अलग एलिमेंट इसमें ऐड हुआ, है ना। तो ये जो हमारा कलर्स था ये इसमें ये वाले दोनों भी जुड़ गए। तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो आपको समझ में आ गया एक्सटेंड और अपेंड में फर्क क्या है, एक्सटेंड क्या काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसका जो आउटपुट आने वाला है वो आप क्या कर सकते हैं, खुद के दिमाग से एंटिसिपेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये होने वाला है इसका आउटपुट। क्लियर है। आप इस पे और प्रैक्टिकल करिए, प्रयोग करिए, आपको अच्छा लगेगा आई होप। तो लिस्ट की मैंने बातें आपको समझा दी। अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, स्लाइसिंग। ये स्ट्रिंग में भी काम करता है और लिस्ट में भी काम करता है। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, आपने देखा कि अगर आप ये करना चाह रहे हैं, कलर्स
2, तो क्या करेगा 2 नंबर लोकेशन पे, यानी कि 0 1 2, ब्लू है 2 नंबर लोकेशन पे, 2 नंबर लोकेशन मतलब इंडेक्स है ना, ये लोकेशन नंबर 3 है बट इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि यहां पर इंडेक्स हम यूज करते हैं, क्या है वो प्रिंट कर देगा। देखते हैं, देखो आपका ये ब्लू था, प्रिंट हो गया, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि 1 नंबर इंडेक्स से लेकर 3 नंबर इंडेक्स तक के सारे वैल्यूज यानी कि तीनों प्रिंट हो जाए। अभी ये हमारा लिस्ट छोटा है इसलिए हम इतना ही छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये उसमें और एलिमेंट्स होते तो हम क्या कर सकते थे, चलो हम ये ले लेते हैं, ये वाला लिस्ट ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है। हम अपने समझने के लिए हमने एक लिस्ट की जो है साइज बढ़ा दी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ऑरेंज से लेकर ग्रे तक सारे एलिमेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो खाली ये ऐसे एक इंडेक्स देने से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि हम कहीं से लेकर कहीं तक के डेटा हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें केवल यहां से यहां तक चाहिए। तो ऐसे केस में काम आता है स्लाइसिंग। हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को स्लाइस कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हैं ना। तो स्लाइसिंग करने का जो तरीका है वो क्या है मैं बताता हूं। इसमें क्या यूज करते हैं, हम इंडेक्स वाला भी फॉर्मेट यूज करते हैं और यहां पर यूज करते हैं कोलोन। कैसे, आपको देना है कि कहां से शुरू करना है, तो इंडेक्स दोगे स्टार्टिंग इंडेक्स, पहला वैल्यू क्या दोगे स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद कोलोन, फिर क्या दोगे एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर एक कोलोन और उसके बाद आप क्या देंगे स्टेप। तो स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये हमेशा 1 रहता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप नहीं दोगे तो क्या रहेगा 1। तो फिलहाल हम स्टेप को 1 ही मानकर चलेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे, मैं क्या चाह रहा हूं, कौन से नंबर के इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहता हूं, ऑरेंज से, यानी कि 0 1 1 नंबर से। तो मैं देने दिया 1 से शुरू करो, फिर मैंने क्या दिया कोलोन, कहां तक जाना है मुझे 0 1 2 3 4 5 5 तक जाना है। तो इससे एक ज्यादा देना है आपको 6 तक, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स है वो नहीं आएगा कभी भी, वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इतना करके इसको रन करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, कहां तक आया, ग्रे तक आया ना, 1 से शुरू हुआ कहां तक 5, तो मतलब जो एंडिंग इंडेक्स होता है उससे हमेशा एक कम तक ही जनरेट होगा, ठीक है। एक्चुअली में जो एंडिंग इंडेक्स है उससे एक ही कम जनरेट होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे ना, जैसे अगर एग्जाम आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसमें बारीकी से ध्यान रखेंगे ना कि किस इंडेक्स तक जा रहा है, तो उससे एक कम नहीं तक आएगा। जैसे मैंने 6 दिया, 6 इंडेक्स का कहां जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 यहां जा रहा है, लेकिन उससे एक कम तक ही ये जनरेट करता है ग्रे तक, क्लियर है बात। अब अगर मुझे ब्लू से येलो तक चाहिए था तो मैं क्या देता, ब्लू का क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है, येलो का क्या है 4 आ रहा है 0 1 2 3 4, तो मैं इसको क्या दूंगा 5। देखो आप, ठीक, समझ में आई बात। तो ये स्लाइसिंग है। अब इस स्लाइसिंग में अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑरेंज चाहिए, फिर ब्लू नहीं चाहिए, फिर ग्रीन चाहिए, फिर येलो नहीं चाहिए, फिर ग्रे चाहिए, मतलब 2 स्टेप, आप 2 स्टेप छलांग लगाकर चाहिए आपको डेटा, एकदम क्रम से नहीं चाहिए। तो यहां पर स्टेप क्या था बाय डिफॉल्ट, क्या हो गया था फिक्स, तो इसके बाद ये एक स्टेप ले रहा था ये। अब आप 2 स्टेप, अगर स्टेप की वैल्यू 2 कर दोगे तो इसके बाद ये कहां जाएगा, सीधे यहां से जाके ग्रीन पर, ग्रीन से कहां जाएगा ग्रे पर। देखिए मैं ऐसे करता हूं 2 और इसकी वैल्यू कर देता हूं 1 नंबर इंडेक्स से 6 नंबर इंडेक्स तक, ताकि थोड़ा सा बड़ा रहे, इसको 2 नहीं 1, ठीक है। अब देखिए जरा क्या होता है, इसने शुरू कहां से किया ऑरेंज से, लेकिन ऑरेंज के बाद ये 2 स्टेप गया, किसको लाया ग्रीन को, ग्रीन के बाद ये 2 स्टेप गए, किसको लाया ग्रे को। समझ में आई बात। अच्छा एक बात और, हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी प्रयोग करके स्लाइसिंग कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि केवल फॉरवर्ड इंडेक्सिंग का ही यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे देखो आप, ये एक लिस्ट है हमारे पास, 9 एलिमेंट हैं, और मैं अगर चाहूं तो इसकी स्लाइसिंग कैसे कर सकता हूं। देखो कई बार क्या होगा, एग्जाम में आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि स्लाइस्ड लिस्ट, कोई वेरिएबल में स्टोर भी किया जा सकता है स्लाइस्ड वैल्यू को, ठीक है। जैसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग, मान लो मुझे यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए 8 तक, तो क्या करूंगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होगा, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो यानी कि मुझे -2 तक चाहिए, -3 -4 -5 -6 -7, 3 है ना, तो क्या करूंगा मैं -7 से शुरू करूंगा और कहाँ तक चाहिए मुझे -1 तक, क्योंकि लास्ट वाला कभी भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसको स्टेप को छोड़ दे रहा हूँ, एक एक सारे वैल्यू चाहिए एक एक के बाद, और इसको मुझे क्या करना होगा प्रिंट,
तो कई बार ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। हमने क्या किया, स्लाइस करके जो वैल्यू आई उसको इसमें स्टोर कर लिया और इस बार इसको प्रिंट कर रहे हैं। ये देखो अब 3 से लेकर 8 तक प्रिंट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने -1 तक गए, लास्ट वाला कभी जनरेट होता नहीं, तो यहाँ तक जनरेट हुआ, -7 से शुरू किया हमने। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करके स्लाइसिंग करना। अब कई बार क्या होता है, ये आपको यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको मालूम है नेगेटिव वाला जो है, नेगेटिव के केस में बड़ा छोटा हो जाता है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक ये स्टेप पॉजिटिव है, अभी स्टेप क्या है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव, तो जब स्टेप आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो स्टार्ट वाला हमेशा छोटा होना चाहिए और एंड वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ये स्लाइसिंग काम करेगा। जैसे अगर मैं इसको 7 दे दूं और इसको 1 दे दूं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं बड़े से छोटे की तरफ जा रहा हूँ, है ना। जैसे इसमें 9 एलिमेंट है तो कहाँ तक जाएगा इसका इंडेक्स, 8 तक। मैं 7 दे रहा हूँ, 7 से शुरू करना, 1 तक जाना है। अब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे चाह रहा हूँ, है ना। लेकिन आप इस फॉर्म में छोटा इंडेक्स बड़ा इंडेक्स पहले, मतलब स्टार्ट में बड़ा और एंड में एंडिंग इंडेक्स को छोटा नहीं दे सकते। देखो मैं रन करता हूँ, ये क्या बोलता है, इम्प्टी दिया, एरर नहीं देगा, इम्प्टी देगा। इम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट नहीं आया इसमें, क्योंकि 7 के बाद 1 पर ये आ ही नहीं सकता। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे उल्टे क्रम में इंडेक्सिंग करनी है तो मुझे यहाँ पर क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने स्टेप का डायरेक्शन, स्टेप का वैल्यू नेगेटिव दे दिया तो स्टेप अभी भी 1 ही है, एक के बाद एक दिखेगा, लेकिन माइनस करने का मतलब है अब ये उल्टा चलेगा, इधर से स्कैनिंग करेगा, इधर से स्लाइसिंग शुरू होगी उल्टे क्रम में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अलग तरीके का सिनारियो है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप पहले 7 नंबर वाले इंडेक्स पर जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, 7 ये इंडेक्स होगा, यहाँ से आप इस वैल्यू को ले रहे हैं, फिर इसको, मतलब इस क्रम में आप चल रहे हैं, ठीक है। इसके पहले जो मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग का, बैकवर्ड इंडेक्सिंग का प्रयोग किया था, उसमें क्या हो रहा था, हमने यहाँ पर -7 दिया था, आपको अगर याद हो। -7 का मतलब है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और -1 दिया था मैंने एंडिंग में, मतलब हम यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक, मतलब इसके एक पहले तक। तो देखो आप क्रम अभी भी क्या था, शुरू यहाँ से हुआ, एंड यहाँ तक जाए, मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, बस हमने इंडेक्सिंग में नेगेटिव या बैकवर्ड इंडेक्सिंग का प्रयोग किया है, चल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहे हैं। लेकिन इस केस में जबकि हमने 7 to -1 किया और हमने डायरेक्शन -1 कर दिया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े से छोटे की तरफ, हम चल किधर रहे हैं, स्कैनिंग हमारी किधर से हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये हमें रिवर्स्ड स्लाइसिंग देगा, देखो स्लाइस्ड वैल्यू देगा। देखो कैसे, देखो आप, इसने पहले क्या दिया, 8 7 नंबर लोकेशन पे जो था, फिर 8 फिर 7 फिर 6, कहाँ तक, 1 तक। 1 में 2 है, 2 नहीं देगा, ये 3 तक देगा, एंडिंग कभी जनरेट नहीं होता। तो अगर यहाँ पर माइनस रहे तो आपको ध्यान रखना है कि इधर से स्कैनिंग शुरू होगी और पहले ये फिर ये फिर ये, जो भी इंडेक्स रहेगा ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको, तो ये है आपका, इसको कहते हैं स्लाइसिंग। क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। तो इसको, इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप ज़्यादातर एक ही रखा जाता है, अगर ये कुछ नहीं है ऐसे तो क्या है, मतलब स्टेप 1 है, फिक्स है ना। जरूरी नहीं कि आप 3 चीज़ें दें, 2 ही चीज़ आपको स्लाइसिंग में देनी होती है, बट अगर आप स्पेशल कुछ चीज़ चाहिए, स्टेप बढ़ाना है, तो आपको स्टेप देना होता है। एक चीज़ और मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। एक बात और, स्लाइसिंग से एक्चुअल लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। स्लाइसिंग से एक्चुअल लिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको एक नया लिस्ट देता है स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग हमेशा एक आपको लिस्ट ही देगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको मैं दिखा देता हूं, बस इसमें कलर्स, और अगर मैं यहां कुछ ना दूं, खाली ऐसे दे दूं डॉट, देखो आप, ये कोलोन दे दिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि शुरू से शुरू करो, अंत तक जाओ। समझ रहे हो बात, शुरू से शुरू करो, अंत तक जाओ। देखो मैं इसको रन करता हूं, तो पहले वाले में तो हमारा ये वाला स्लाइस हुआ 1 से लेकर 6 तक। इसमें देखो आप, इसमें सब आ गए शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि इससे आप एकदम एग्जैक्ट लिस्ट को ही जनरेट कर सकते हैं, है ना। ये भी कोई इनवैलिड नहीं है। इसमें क्या दिया आपने, स्टार्टिंग नहीं दिया और एंडिंग नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, शुरू से लेकर अंत तक। अब अगर आपको चाहिए कि शुरू से लेकर 5वें इंडेक्स तक अगर आपको चाहिए, मान लो वैल्यू, तो शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला वैल्यू आप इम्प्टी छोड़ दोगे, मतलब वहां कुछ नहीं लिखोगे, उसके बाद कोलोन लगाकर आप लिख दोगे 6। 5वें तक चाहिए ना आपको, तो आप लिख दोगे 6। अब आप देखो, देखो शुरू से, कहां से शुरू किया उसने, रेड से, और कहां तक गया, 6 तक, 5 तक, मतलब एक कम तक, है ना। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि लास्ट तक चाहे लेकिन तीसरे से, तो आप इसको ऐसे दे सकते हो,
थर्ड एलिमेंट से इसको छोड़ दिया आपने, तो ये अंत तक जाएगा, तीसरे से शुरू करेगा अंत तक जाएगा। ये देखो आप, तीसरे से 0 1 2 3 से शुरू किया और कहाँ तक गया, अंत तक गया। तो ये स्लाइसिंग के कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिखाए। स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग हो जाती है, जैसे मैंने स्टोर किया नेम इक्वल टू ठीक है। अब आप इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइसिंग से कोई चेंज नहीं होता स्ट्रिंग में ना। हमने भी देखा भी है कि लिस्ट में स्लाइसिंग कर रहे थे तो लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, वो एक नया लिस्ट दे रहा था। तो स्ट्रिंग में भी, क्योंकि इस पर एक्चुअल स्ट्रिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप स्लाइसिंग स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। कैसे? और ये क्या करेगा, आपको एक हमेशा लिस्ट देगा, ठीक है। नेम मुझे चाहिए दूसरे कैरेक्टर से लेकर अंत तक सारे कैरेक्टर, तो देखो आप ये आपको प्रिंट कर देगा। कैसे? AY कुमार, देख रहे हो आप, दूसरा एलिमेंट यानी कि 0 1 2 सेकेंड नंबर, 2 नंबर के इंडेक्स पर क्या है, A, तो वहां से शुरू किया इसने और अंत तक चला गया, सारी चीजें आपको देगा, इवन स्पेस भी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह स्टोर होता है स्ट्रिंग में। समझ में आया तब को? तो ये था स्लाइसिंग। ये इससे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से पूछे जा सकते हैं। डेल को मैंने बता दिया, अपेंड को बता दिया, लिस्ट से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं। तो पाइथन में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। मान लो कलर्स वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, नाम आप जो ले लोगे वो चलेगा, है ना, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एक आपको याद होगा मैंने इटरेटिव फ्लो आपको बताया था, उसमें वाइल लूप बताया था मैंने पिछले क्लास में। फॉर लूप मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, फॉर लूप आप देख लेते हैं। वाइल लूप को का एक और नाम है, इसको कहते हैं कंडीशनल लूप, क्योंकि आपको याद होगा वाइल में हम एक कंडीशन चेक करते हैं हमेशा, ठीक है। फॉर लूप को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग लूप, ठीक है। देखो कैसे, फॉर लूप बहुत आसान है। फॉर लूप हमेशा एक सीक्वेंस पर काम करता है। जब भी एक सीक्वेंस आपको मिलेगा आप उस पर फॉर लूप लगा सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे फॉर कलर इन कलर्स, कलर्स नाम का एक आपके पास लिस्ट है, और ये वाला नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं इसको ई लिख सकता हूँ फॉर एलिमेंट, आई लिख सकता हूँ फॉर डिनोट करने के लिए, हालांकि आई फॉर इंडेक्स यूज होता है, बट आई मैं यहाँ पर एलिमेंट की तरह स्टोर कर रहा हूँ, वो मेरे ऊपर है। बट मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप जब भी आइडेंटिफायर लिखें तो आप ये लिखें, ऐसा नाम लिखें जिससे आपको ये पता चले कि उसमें आप क्या स्टोर कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कलर्स लिस्ट के हर एक कलर को एक एक बार, हर कलर मीन्स इस कलर्स लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर एक एक बार जा रहा हूं, यानी कि इस कलर वाले आइडेंटिफायर में हर एक बार में पहले रेड आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर ब्लू आएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रावर्सिंग। क्या कहते हैं इस तरह के प्रोसेस को? ट्रावर्सिंग। मतलब आप विजिट कर रहे हैं, इसको हम विजिट भी कह सकते हैं। हालांकि टेक्निकल टर्म ट्रावर्सिंग है, बट इसको विजिटिंग भी कह सकते हो आप क्या कर रहे हैं कि लिस्ट के या सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को एक एक बार विजिट कर रहे हैं। ये हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। कैसे? देखो आप, चूंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है, जैसे ही मैंने ये कोलोन दिया अपने आप उसने इंडेंटेशन ले लिया, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रिंट कलर। देखो आप जरा इसमें क्या आपको मिलता है, रन किया मैंने, देखो आप एक एक कलर एक एक बार में प्रिंट हो गया ना, ठीक है। तो फॉर लूप का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्या है, सीक्वेंस है। नेम इक्वल टू रोहन, और आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैरेक्टर सी इन नेम। ये देखा, सी मैंने यहाँ लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट सी। तो हर बार इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक एक बार इस सी में आएंगे, और ये देखो आप ट्रावर्सिंग हो जाएगी, ROHN। समझ में आई बात आपको? इसको कहते हैं ट्रावर्सिंग। फॉर लूप का भी प्रयोग आपने देख लिया, ठीक। तो इतना ही सिंपल मेरे हिसाब से रखता हूँ। इससे ज़्यादा डीप में जाने पर आपको समय भी ज़्यादा लगेगा, और मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। अगर आपको इसको और भी डिटेल में जानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर और भी डेप्थ वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सीक्वेंस समझ गए हम, लिस्ट स्ट्रिंग समझ गए। टुपल पे मैं गया नहीं, डिक्शनरी पे मैं गया नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इसके सिलेबस में आएगा। अब आ जाए तो अलग बात है, बट फिलहाल हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ मॉड्यूल्स के बारे में, या इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं,
देखो क्या होता है कि पाइथन का जो इनबिल्ट मेथड्स हैं जैसे लेन है, हाँ लेन का मैंने एग्जांपल नहीं बताया, देखो एग्जांपल लेन का नेम इक्वल टू जैसे देखो आप, ये मैं दो वेरिएबल्स रहने देता हूँ नेम और ये, आपको जानना है कि इस कलर्स में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो आप लेन फंक्शन का कॉल कर सकते हो। लेन के अंदर आपने क्या लिख दिया, वो कलर्स है ना, तो ये कलर्स इस कलर्स लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको वो प्रिंट कर देगा या आपको दे देगा। एक्चुअली मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ बट वो आपको दे देगा। एक्चुअली आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है। मैं यहाँ पर रन किया, ये देखो आप बोल रहा है कि कलर्स में 7 एलिमेंट है और नेम में 5 एलिमेंट है, मतलब लेंथ इसका 5 है, देख सकते हो आप 5 है, इसमें भी 7 है एलिमेंट, ठीक है। आप, मैं बोल रहा था स्टोर करने के बाद, तो कैसे स्टोर कर सकते हो आप, मैंने एक आइडेंटिफायर बनाया लेंथ ऑफ कलर्स और आप इसको ऐसे स्टोर कर सकते हैं लेन, है ना। तो इसमें आपका लेंथ आ गया, कितने एलिमेंट है उसमें, और आप यहाँ पर ये वाला कॉल करने की जगह आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, या आपने किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हैं उसको, कोई फंक्शन लिखना हो लेंथ के आधार पर कुछ आपको करना हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लेन फंक्शन का प्रयोग आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं जरा किसकी, मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स क्या करता है, पाइथन के इनबिल्ट फंक्शनलिटी को बढ़ाता है। कुछ हम पाइथन के ही मॉड्यूल्स, एक पाइथन का ही फाइल होता है, क्या होता है .py फाइल ही होता है, बट उसमें कुछ कोड ऑलरेडी लिख दिए जाते हैं। हमें क्या करना रहता है, केवल हमें अपने पाइथन फाइल में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे ही वो इंपोर्ट हो जाता है तो उसमें जो फंक्शंस लिखे हुए हैं, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका हम इस्तेमाल अपने कोड में कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें एक ही चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार एक चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसका हम इस्तेमाल अपने कोड में कर सकते हैं। तो पाइथन ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारे मॉड्यूल को, जब आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे मॉड्यूल वो लाकर रख देता है अपने आप बस उसको इंपोर्ट करिए और इस्तेमाल करिए। ऐसे में कितने मॉड्यूल, कुछ मॉड्यूल्स जैसे मैं बता देता हूँ, इंपोर्ट सिस नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन के पास, इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशंस इसमें लिखे हुए हैं। मैथ नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन के पास, है ना। डेट टाइम नाम का एक, डेट टाइम पर काम करने के लिए डेट टाइम नाम का एक मॉड्यूल पाइथन ऑलरेडी हमारे पास रख देता है। टाइम नाम का एक मॉड्यूल है। इस तरह बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स हैं जो कि पाइथन के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाते हैं, बस आपको इंपोर्ट करना रहता है और इससे आप पाइथन की फंक्शनलिटी बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको पाइथन का वर्जन जानना है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो सिस नाम का जो मॉड्यूल है उसके थ्रू अगर आप सिस वर्जन लिखेंगे, ऐसा देखो आप, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप ये फंक्शंस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करता है ये, आप कौन सा पाइथन का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रिंट कर देगा आपको। देखो ये बोल रहा है कि 3.12 अभी इस्तेमाल हो रहा है ना, कब रिलीज हुआ, ये सारे डिटेल आपको दे देता है। तो सिस मॉड्यूल क्या है, सिस्टम, पाइथन सिस्टम के बारे में पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। पाइथन के सिस्टम यानी पाइथन की ही, पाइथन सिस्टम मतलब खुद पाइथन की आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका उसने पूछा था कि ऐसा होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिस डॉट वर्जन, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक उसका वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी तरह की है, फंक्शन नहीं। जस्ट सिस डॉट वर्जन आपको लिखना है और उस वर्जन बता देगा। इसके अलावा सिस के पास कौन कौन से मेथड है देखो आप ये सब इसके पास मेथड्स हैं। तो इतने मेथड तो आप पढ़ नहीं सकते, बट जो आया है वो मैंने आपको बता दिया। OS जो मॉड्यूल है उसमें कितने क्या क्या फंक्शंस हैं, उसमें os.path नाम का फंक्शन है। इसके थ्रू आप किसी फाइल के पाथ को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो पाइथन उसको रीड कर पाए। तो पाथ वाथ का काम OS के थ्रू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के से क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन करने का काम OS मॉड्यूल करता है। मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स के स्पेसिफिक बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे math.pow, ये पावर कर देगा। जैसे मान लो A में मैंने स्टोर किया 2, B में मैंने स्टोर किया 5 और मैं चाहता हूँ कि इसका 2 का पावर 5 हो जाए, तो आपके पास एक तरीका तो है, आप जानते हैं क्या, 2 5, ये एक्सपोनेंट का ऑपरेटर है, आपको याद होगा। बट मैथ के पास इसके लिए एक फंक्शन है, कैसा, मैथ डॉट। जब भी आप एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो उस मॉड्यूल का नाम डॉट
उसका फंक्शन ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने सिस डॉट वर्जन लिखा था, तो पाव जो है एक फंक्शन है, आप इसमें क्या लिखते हैं, किसका, a का पावर कितने b टाइम, देखो कितना प्रिंट करता है ये 32.0 है ना, ये फ्लोट बना देता है अपने आप पावर जब करता है, तो ये मैथ का अपना काम है। तो आप ये ध्यान रखना कि पावर मैथ के जो फंक्शंस है वो क्या देते हैं, फ्लोट रिजल्ट में देते हैं। इंटीजर था हमारा बट इसने रिजल्ट फ्लोट में दिया, ठीक है ना, पॉइंट लग गया ना उसमें। इसी तरह आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैथ डॉट राउंड नाम का, सॉरी राउंड नहीं, सील, आपको याद है फ्लोर डिवीजन हमने पढ़ा था, तो एक इसी तरह फ्लोर भी एक फंक्शन होता है, एक फ्लोर डिवीजन एक सील फंक्शन होता है। सील क्या करता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, 3.567812 ऐसे, तो सील क्या करता है, आपने पढ़ा होगा राउंडिंग वाला मैथ में कि अगर पॉइंट के बाद 5 है तो 5 को हटाकर 1 जोड़ देते हैं आगे में, है ना। तो सील क्या करता है, इसके ऊपर ले, सील मतलब छत, तो आप जो इसको पॉइंट वाली वैल्यू दोगे ना, तो क्या करेगा ये, इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, मतलब इस पॉइंट वाली वैल्यू का सबसे नजदीकी बड़ा इंटीजर क्या है, तो 4 होगा, जाहिर सी बात है 4, तो उसमें बदल देगा इसको 4 में बदल देगा। कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई, क्या बोल रहा है, देखो आप ये 4 है ना, तो सील मेथड ऐसे काम करता है। तो ये मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस हैं, आपको बस थोड़ा सा ही जानना है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेट टाइम के पास देखो आप, डेट टाइम देखो आप, ये एक फंक्शन है डेट टाइम के पास, अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये अभी का डेट बता देगा, देखो बता दिया ना, देख रहे हो, डेट और टाइम दोनों बता दिया, ठीक है। उसी तरह आप टाइम का यूज़ करके, टाइम मॉड्यूल का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए स्लिप मोड में डाल सकते हो, उतना वो उतनी देर वो स्लिप कर जाएगा। जैसे टाइम डॉट स्लिप, और मैंने यहाँ पर दे दिया 2 सेकंड, तो 2 सेकंड वो रुक जाएगा। उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट, देखना आप, ये पहले ये प्रिंट होगा डेट टाइम, उसके बाद क्या होगा, 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा, उसका 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट होगा, 2 सेकंड के लिए यहाँ पर प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा। देखो कैसे, देखो अभी आउटपुट नहीं आ रहा है, देखो 2 सेकंड के बाद आया, है ना। तो ये आप टाइम मॉड्यूल का यूज़ करके ये कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। मेरे ख्याल से पाइथन के बेसिक्स के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से इतना बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है, क्योंकि जानने को बहुत कुछ है, प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ है सीखने को, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं पाइथन पर और भी डिटेल्ड और भी डेप्थ वाली वीडियो और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आऊँगा, क्योंकि उसके लिए लगेगा टाइम। और अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसकी प्रैक्टिस अगर थोड़ी बहुत आप कर लें तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप आंसर कर पाएंगे। मैंने उतनी जानकारी आपको थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी दे दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।